हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। बहुत दिन से पढ़ाइयाँ आपकी स्टडी रुकी पड़ी है, चलो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आपका एक चैप्टर है 11th में मैथ में सेट्स, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो वो पर्सनली मुझे मेरे नंबर पर भेज दे, और इस वीडियो को आप देख पाएंगे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर नहीं देख पाएंगे। मैं इसको कंडेंस करके टेलीग्राम पर डालूंगा, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो कैमरे पर ऑनलाइन होगा वो कंसेप्चुअल पार्ट है आपका, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे अपने आप, तो प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ कंसेप्चुअल, कोई कंसेप्ट आपका ऐसा ना रह जाए जो आपको क्लियर ना हो। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है सेट्स। देखिए सेट क्या है, अगर आप इसको गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसके सबसे ज़्यादा मीनिंग है। 400 प्लस मीनिंग्स हैं इस अकेले छोटे से वर्ड के, सेट के। लेकिन हमें यहाँ उन बाकी मीनिंग से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो यहाँ इसका मैथमेटिकल पार्ट देखना है कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। तो सेट क्या है, जैसे आप इसके नाम से थोड़ा सा सुना हुआ सा आपको लग रहा होगा, सेट का मतलब कोई कलेक्शन, कोई ग्रुप, कोई समूह इकट्ठा कर देना, ये सेट बन गया, ये सेट हो गया जी वो। तो मैथमेटिकली अगर आप सेट को डिफाइन करेंगे तो एक कलेक्शन ऑफ well defined objects ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ रखना जो वेल डिफाइंड हों। यहां दो वर्ड आए हैं कि सेट एक तो कलेक्शन है, दूसरा किनका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स में सारी चीजें आ जाती हैं जो भी इस दुनिया में है, एनिमल्स, प्लांट्स, थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, अल्फाबेट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। दूसरी बात है वो ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब समझ लीजिए यहां क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है उन सारे ऑब्जेक्ट्स में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो जो सब में कॉमन हो। अगर उनमें कुछ भी ऐसा है, भले चाहे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ही गुण है कि जो सब में कॉमन है, तो हम कहेंगे कि वो सेट है, क्योंकि हमने उसको वेल डिफाइन कर दिया उस कैरेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंस में। जैसे आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ, फिर यू। अगर इनके बीच में डिस्टेंस देखें, हम पहले दिमाग लगाते हैं भाई ए के कितने लेटर छोड़ने के बाद ई आया, ई के कितने लेटर छोड़ने के बाद आई आया, तो हम देखते हैं ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर देखते हैं 5 ही क्यों लिए गए, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इन 5 में कॉमन है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन 5 में क्या कॉमन है? ये 5 वोवल्स हैं, ये 5 वोवल्स, साउंड्स निकालने वाले वर्ड हैं, लेटर हैं ये। तो दीज आर द वोवल्स। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक सेट बन गया क्योंकि ये वेल डिफाइंड हो गया। इसके हर लेटर को डिफाइन किया जा सकता है और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों में भी है। जैसे ए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये एक वोवल है, ई भी वोवल है, आई भी वोवल है, तो ये एक सेट बन गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है? इनको हमेशा करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और हर ऑब्जेक्ट्स के बाद कोमा लगाया जाता है। तो अब यहां पर आकर के अब हम इनका नाम थोड़ा सा मैथमेटिकली हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स।
ये एक सेट बना और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। कैपिटल लेटर आप अपनी मर्जी का A B C D X Y P Q कुछ भी ले सकते हैं और करली ब्रैकेट्स में इनको बंद किया था। तो ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं बार बार वेल डिफाइंड पर जोर क्यों दे रहा हूं। तो ये हमारा सेट है, ये एलिमेंट्स हो गए, कोमा से इनको सेपरेट किया जाता है, करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है। इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट की जगह पर आप मिड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो आप इसको या तो मिड ब्रैकेट बोल सकते हैं क्योंकि ये कर्व है, करली है, तो इसको आप करली ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट। इसी तरह आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 5। ये क्या है? 1 से लेकर के 5 तक की काउंटिंग है। तो इन पांचों एलिमेंट्स में ऐसा क्या खासियत है? वो कैरेक्टरिस्टिक एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा कहेगा जी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, हाँ है, तो पॉजिटिव नंबर तो 10 भी है लेकिन 10 इसमें नहीं है। कोई कहेगा जी ये एक एपी है, आपने 10th में पढ़ा होगा, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ है, लेकिन उसमें तो फिर 6 भी आना चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं फिर क्या है, तो हम देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे 1 से लेकर के 5 तक। फिर आप सोचेंगे सर 10 भी तो नेचुरल नंबर है, 10 तो नहीं है इसमें। यस, तो अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि इसके जो एलिमेंट हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से कम हैं। 6 से कम का मतलब 5 तक हैं, या 5 तक हैं और 5 के इक्वल, उससे ऊपर नहीं है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक साथ लिखनी पड़ेगी। अगर हम इन सबको x मान लें तो x क्या है? एक तो ये नेचुरल नंबर है और दूसरा ये x जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है, या तो ये लिखिए और x इज स्मॉलर देन 6 लिखिए, ये लिखिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई इसकी। जब हम सेट को इस करली ब्रैकेट की फॉर्म में कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो ये वाली फॉर्म कहलाती है, मान लीजिए बी है, तो ये वाली फॉर्म कहलाती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। देखिए अब हम इन दोनों सेट्स को, एक और तरीका है हमारे पास लिखने का, जैसे ए, तो ए को हम लिख सकते हैं, अगर हम हर एलिमेंट को x से डिनोट कर ले तो हम एक तरीका है लिखने का, x इज सच दैट, इन दोनों बिंदी का मतलब है ये पॉइंट्स हैं, ये x इज सच दैट, x उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है यहां पर। x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है हमें। तो इसको भी करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। लेकिन देखिए ये फॉर्म और इस फॉर्म में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो इसका अलग से नाम देना पड़ा। यह है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है किसी भी, हम कहेंगे मैथमेटिकली सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, वन इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म या फार्मूला फॉर्म। इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम बी को देखें, बी को कैसे लिखेंगे? ये बी अभी रोस्टर फॉर्म में है, तो बी को लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट। अब जरूरी नहीं है कि यहां हर बार हम x ही लें, आप y भी ले सकते हैं, y इज सच दैट, z इज सच दैट। तो क्योंकि x थोड़ा सा पहले है तो एक फ्लो होता है, तो हम हमेशा x ही लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों रिप्रेजेंटेशंस में? इसमें आप टेबल एक कंटिन्यूटी में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, सब में हर नंबर एक तो नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, ये भी तो सब में ये दोनों चीजें कॉमन है। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जब सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ओके, अब इसमें एक साइन में बार बार लिख रहा हूं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सेट का इंट्रोडक्शन आपका आज का हो जाएगा इस वीडियो में। एक साइन है, जैसे हम एक सेट लें 3 6 9 12 15, तो आप देख रहे होंगे ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं और कहां तक हैं? 15 तक ओनली 3 के। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 15। 15 तक के, 15 तक के ये इसके मल्टीपल्स हैं। इसको और एक मेथड है लिखने का, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, तो देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर 3n, और n क्या है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n की इन वैल्यूज तक ये हमने बनाया। दोनों का मतलब सेम है, दोनों ही हमारे क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसमें एक मैं बार बार एक यूज किया है मैंने एक सिंबल, ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये ई नहीं है, ई ये है एप्सिलॉन, ये एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, और इसको इस तरह से बनाया जाता है, सी बना करके, सी बनाइए और बीच में एक डैश और डाल दीजिए, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। इसका मतलब क्या है? इन ऑब्जेक्ट्स को या इन एलिमेंट्स को देखिए आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाला एलिमेंट ए में है, 6 ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो हम लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, मतलब 6 इसका एक एलिमेंट है। अब मैं आपसे कहूं 14, तो क्या 14 ए में है? इट डज नॉट बिलोंग टू, तो इसको इस तरह से काट देंगे, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर आप इस तरह का साइन लिखते हैं तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। ये है, ये कई बार एक साइन बीच में गैप फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाता है कि भाई बताइए कि ये कौन सा साइन आएगा इसमें, ये वाला या ये वाला, 1 मार्क में कभी कभी आ जाता है। तो ये इस तरह से हम इन एलिमेंट्स, अगर उससे बिलोंग करता है तो हम लिख देते हैं बिलोंग्स टू, नहीं करता है तो लिख देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, और उसको लिखने की बजाय हम क्या यूज करते हैं? सिंबल को यूज करते हैं। क्लियर हो गया सेट क्या होते हैं? तो आज इसमें मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूं। सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन से 2 तरीके हैं, और सेट के एलिमेंट्स का उसमें उपस्थित है या नहीं है उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू से और डज नॉट बिलोंग्स टू से। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट्स।